हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, और अभी हम लोग की करंट अफेयर की ये चौथी क्लास हो रही है। ठीक है, ध्यान देना, करंट अफेयर की चौथी क्लास हो रही है। मई और जून का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं। मई जून के करंट अफेयर की इस क्लास के बाद से आपकी 2 क्लास और ली जाएगी और मई और जून महीने की करंट अफेयर इस 6 क्लास के माध्यम से आपकी खत्म कर जाएगी, क्योंकि आज चौथी क्लास है, 2 क्लास और होगी यानी 6 क्लास। तो 6 क्लास में हम लोग 2 महीने के करंट अफेयर खत्म कर दिए हैं। अगली जब घटना चक्र की द्विमासिक मैगजीन आएगी, ठीक है, जिसमें आपका जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर रहेगा, तो जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक चीज क्या निर्णय लिया है, ठीक है, ध्यान देंगे, आरो यारो बैच जो अपनी चल रही है उसके भी बच्चे ध्यान देंगे कि अब मैंने डिसाइड क्या किया है कि आपको जीएस की क्लासेस में आपके ग्रुप में क्या करूंगा, आज कल और परसों, ठीक है, ये 3 दिन नहीं जाएंगी। ठीक है, जीएस की क्लास ये तीनों दिन आपको 1-1 घंटे से ऊपर की करंट अफेयर की क्लास जाएगी। ठीक है, यही क्लास जो मैं सब बच्चों के लिए ले रहा हूं फ्री। ठीक है, ये क्लास आप लोग भी देखिए, आपके लिए भी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए, घटना चक्र की करंट अफेयर की मैगजीन बहुत बेहतरीन होती है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, घटना चक्र मुझे 25 पैसे नहीं देता इस बात को बोलने के लिए कि मैगजीन अच्छी है या नहीं, 25 पैसे नहीं देता है। ठीक है, जबकि मतलब देना चाहिए उनको। ठीक है, उनका सबसे ज्यादा प्रचार मैं ही करता हूं। ठीक, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक मजाक का विषय है। दूसरी बात ध्यान देंगे, इस मैगजीन को मैं इतनी बेहतरीन तरीके से लेके आगे चलता हूं कि आप लोग यूपी पीसीएस का मेंस दे रहा हूं, यूपी का प्री दे रहा हूं, तो भी इससे बाहर मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम चीजें आपकी इसमें समेटूं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मैं इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन रखने की कोशिश करता हूं कि आप लोग आरओ का एग्जाम दो, कोई एग्जाम दो, बीईओ, आरओ, फलना ढिमका, जो भी एग्जाम दोगे ना, हर एक एग्जाम का करंट अफेयर इसके बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाहर तभी जाएगा जब जो घटना चक्र की मैगजीन है उसके बाहर जाए। ठीक है, तो मैं पूर्णतः आप लोग के साथ हूं, समर्पित मन से। ठीक, बस ध्यान देना है, जब वीडियोस में आपको करंट अफेयर की पूरी पढ़ाने की गारंटी ले रहा हूं तो थोड़ा सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है, तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जो जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दिया है मैं उसको पूरी श्रद्धा के साथ निभाऊंगा। ठीक है, एक यहाँ पे जानकारी ये देनी है कि देखिए, आरओ की जो आपकी बैच है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, आरओ की बैच की फीस हम लोगों ने बहुत कम, मतलब आप लोगों ने देखेंगे जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं ना, मैं देखा हूं कि केवल प्रीलिम्स का नोट्स देने के लिए लोग 5-5 हजार रुपए मांग रहे हैं। 8-8 हजार रुपए के प्रीलिम्स के कोर्स निकले हैं। हम लोगों ने महज 500 रुपए में आपकी आरओ की कोर्स निकाली है और इसकी जीएस की पूरी क्लास मेरे द्वारा ली जा रही है। ठीक है, केवल जनरल साइंस छोड़ देंगे, जनरल साइंस की क्लास छोड़ देंगे तो आपकी पूरी क्लास मैं ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना है। तो जीएस की क्लास की क्वालिटी में आपकी बहुत बेहतरीन रखा हूं। साथ ही जो क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं उसकी जो पीडीएफ नोट्स है वो भी मैं आपको इसी 500 रुपए में आपकी पीडीएफ नोट्स पर दे रहा हूं आपको। ठीक है, करंट अफेयर भी आपका इसी में होना है, जनरल हिंदी की नोट्स जो होगी और जो क्लासेस होंगी सारी की सारी इसी फीस में है। मैं जीएस को इतनी बेहतरीन लेके चल रहा हूं कि जिन दोस्तों का प्रीलिम्स निकलेगा उनको मेंस के लिए भी जीएस के लिए कुछ नहीं पढ़ना। जितना मैं प्रीलिम्स से पढ़ा रहा हूं उसी को रिवीजन करना है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन लगाना है, मेंस देने जाएंगे, फाड़ के मेंस आएंगे। ठीक है, ये मेरी पूरी गारंटी है आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 9519780078 इस नंबर पे आपको आरओ, ठीक है, बैच लिख के व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देना है। ठीक है, इसको कहते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देना है। इस बैच से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। जो दोस्त अभी जुड़ना चाहते हैं, बैच नंबर 2 अपने एंडिंग की तरफ है। ठीक है, यानी एडमिशन क्लोज होने वाला है। हम लोग का एक टारगेट है कि 25 या 6 से लेके या मैक्सिमम 1 तारीख तक हम लोग क्या करेंगे, अपनी बैच नंबर 3 का अनाउंसमेंट कर देंगे आरओ की। ठीक है, तो अभी इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़ जाइए। ठीक है, फीस आपकी 500 रुपए है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है। जितना जल्दी बैच नंबर 2 में जुड़ेंगे तो भी फीस 500 रहेगी। बैच नंबर 3 की हम लोग फीस बढ़ाने वाले थे, लेकिन हम लोग डिसाइड किया कि नहीं, उसकी भी फीस 500 रुपए रखेंगे। ठीक है, तो दिमाग में रखना है कि जल्द से जल्द आप लोग बैच नंबर 3 में भी जुड़ सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन जुड़िए। जितना जल्दी जुड़ेंगे आपकी क्लासेस उतनी जल्दी पूरी होंगी। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। जब एग्जाम हम लोग टारगेट करते तो इंतजार फिर किस बात का, सीधी सी बात है ना, फिर इंतजार किस बात का। और मैंने फीस ही इतनी रखी है कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं होनी है। ठीक है, बस दिमाग में रखना, आप इजीली अपने पॉकेट खर्च से अपने आरओ की तैयारी कर सकते हैं। मैंने फीस इतनी रखी, बस नाम मात्र की। ठीक है, ये फीस रखी गई है। क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। आज के जो टॉपिक्स है वो क्या है, तो आज हम लोग जो इस मैगजीन की जो इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक जो घटनाक्रम है वो देखेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड को, बस ये चार्ज हो रहा है। ठीक, जो इकोनॉमिक घटनाक्रम है वो देखेंगे, जो चर्चित व्यक्ति हैं उनको देखेंगे। ये 2 टॉपिक्स देखेंगे। इस 2 टॉपिक को करने में हम लोग का अराउंड 1 घंटा
चला जाएगा। ठीक है, कल भी आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी जिसमें हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य देखेंगे। ठीक है, और चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार जो स्थल है और पुरस्कार है, इन टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, ध्यान देना है जो आपकी संक्षिप्तियां उसमें क्या क्या है, चर्चित व्यक्ति है, चर्चित स्थल है, संगठन है, योजना परियोजना, ऑपरेशंस, पुरस्कार, ये सारी चीजें बुक्स है, ये आपकी संक्षिप्तों में आती है। हर वर्ष चर्चित व्यक्ति पे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, हर वर्ष चर्चित स्थल पे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, हर वर्ष संघ और संगठन पे भी 1 से 2 से बनेंगे, परियोजनाओं पे भी आते हैं, ऑपरेशंस पे भी आते हैं, पुस्तक पे भी आते हैं और पुरस्कार पे भी आते हैं। यानी इनसे मिनिमम कितने क्वेश्चन बनते हैं, चर्चित व्यक्ति से 1 क्वेश्चन, चर्चित स्थल से 1 क्वेश्चन, 2 संघ संगठन से 3, योजना परियोजना से 1, 4, 5, 6, 7, तो मिनिमम 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपसे आपको होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां से आपके क्वेश्चंस की संख्या 10 के करीब में होती है। ठीक है, तो यानी जब मैगजीन में आपको पढ़ाऊं, संक्षिप्तियां जब मैं पढ़ाऊं, इसके लिए जब मैं आई दृष्टि आप लोगों को पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं संक्षिप्तियां पढ़ा देता हूं, क्योंकि संक्षिप्तियां क्या होती है, फैक्ट्स बहुत होता है, काम लायक फैक्ट्स निकाल के मैं आप लोग को देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन अभी जब हम लोग संक्षिप्तियां पढ़ेंगे तो सब चीजें याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो चीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजें, जो 90% चीजें हम लोग क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि एग्जाम में जो 1-2 फैक्ट्स इधर आ जाते हैं ना, अभी तो टाइम है अपने पास, अभी याद कर सकते तो अभी याद करेंगे। ठीक है, अभी दिमाग रखना, अभी अपने लोग याद करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग चर्चित व्यक्ति में आते हैं। तो हमको पता है कि शिंजो ओबे जी एक भाषण दे रहे थे। ठीक है, उसी भाषण के दौरान यहाँ पे उच्च सदन का चुनाव होने वाला था और ये अपनी पार्टी को लेके, ठीक है, भाषण दे रहे थे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये चीज दिमाग रखना है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए थे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं और जापान के सर्वाधिक लंबे समय तक, यानी जिनका जिस प्रधानमंत्री का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे आपके शिंजो ओबे साहब। शिंजो ओबे साहब का अपने प्रधानमंत्री जी से काफी घनिष्ठ संबंध भी था। ऐसा माना जाता है कि इन 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में, ठीक है, भारत जापान के संबंध काफी महत्वपूर्ण हुए थे, काफी घनिष्ठ हुए थे। ठीक है, इसी को दिमाग में रखना, क्लियर अपने दिमाग में। तो आप बताते कि जितनी स्टोरी हम लोग देखे उसमें क्या काम आने वाली है, तो काम आने वाली है इनकी 2 चीजें। ठीक है, पहली चीज ये कि कब कब ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो 2006 से 2007 और 2012 से 2020। ठीक है, ये 2 ड्यूरेशन। ठीक, इसको मैं किसी अदर कलर से हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, 2006 से 7 और 2012 से 20, इस 2 ड्यूरेशन में क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक, अगला आपको याद रखना है क्या, अगला आपको याद रखना है कि 2021 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। 2021 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। 2021 का जब आप लोग प्रीलिम्स दे रहे थे तो मैंने ये फैक्ट्स पढ़ाए हुए थे और मैंने इसको सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट के तौर पे घोषित किया था। इस बार भी मैं घोषित कर रहा हूं क्योंकि भारत के साथ एक प्रधानमंत्री जिसका बहुत घनिष्ठ संबंध था, जापान जैसे देश का वो प्रधानमंत्री रहा हो, अग्रणी देश का, और अगर उस शख्स को हम लोगों ने 2021 में पद्म विभूषण दिया है, 22 में अगर उसकी हत्या होती है तो नो डाउट 23 में क्वेश्चन बन के आने की, 22 में क्वेश्चन बन के आने की बहुत संभावना है। ठीक है, 22 से 23 के बीच में। ठीक है, तो याद रखेंगे 2021 में लोगों ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो इनके बारे में ये फैक्ट, ठीक है, और ये वाला फैक्ट, ये 2 फैक्ट्स आपको जरूर पता रहना चाहिए। ठीक है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है जॉन ली। ठीक है, इनको देख लेते हैं। अभी ये क्या है, हांगकांग अक्सर न्यूज में रहता है, किसके चक्कर में, चाइना के चक्कर में। चाइना इसको, ठीक है, दुनिया इसको एज अ प्रशासनिक बॉडी घोषित करती है चाइना की, लेकिन चाइना कहेगा नहीं ये मेरा हिस्सा है। ठीक है, इस पे आंख दिखाओगे तो मैं कहीं और आंख दिखाऊंगा, तमाम चीज की धमकियां देता है। ठीक, तो कोई बात नहीं है, अपने को दिमाग रहा है कि जॉन ली का नाम इसलिए याद कर लेना है कि इनको अभी रिसेंट में हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर इनको नामित किया गया है। ठीक है, हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर इनको नामित किया गया है, तो इनके नाम को याद कर लेना है। ठीक है, ध्यान देंगे। अपने नेक्स्ट है अभी अमिताभ कांत जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अमिताभ कांत जी लंबे ड्यूरेशन तक नीति आयोग के सीईओ रहे हैं। ठीक है, नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने अपनी आरओ की क्लास में, इकोनॉमी की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है। ठीक है, तो ये जीत अभी ये न्यूज में क्यों आए हैं, ये पीयूष गोयल जी की, ध्यान देना है, पीयूष गोयल जी की जगह ली है। एक्चुअली पीयूष गोयल जी इसके पहले भारत के शेरपा थे G20 में, भारत के शेरपा थे G20 में, लेकिन अब भारत का शेरपा कौन बन गया है, तो G20 में भारत के शेरपा बन गए हैं कौन, तो वो बन गए हैं शशिकांत दास, सॉरी अमिताभ कांत जी, अमिताभ कांत जी। ठीक है, अमिताभ कांत जी, तो ये चीज याद रख लीजिए। अच्छा, ध्यान देंगे, जो अभी 2023 का आपका G20 होने वाला है, 2023 का जो आपका G20 होने वाला है, वो कहां होने वाला है, तो वो आपका J&K जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 2022-23 में G20 शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर एग्जैक्ट याद रखना है, मेरे से साइन करवा लो, ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, साइन करवा लो, ये क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है।
तीसरा एकनाथ शिंदे जी, पॉलिटिकल न्यूज है, नई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर वो चीज जो बीजेपी से कनेक्टेड हो इंपॉर्टेंट ही आपको, ठीक है, ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकनाथ शिंदे के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम आएगा तो ये ध्यान देना कि 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण लिया, ये आएगा। हालांकि ये 20वां भी नहीं आएगा, ठीक है, ये 20वां भी नहीं आएगा, इस बात का भी मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, ठीक। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को, ठीक है। जब भी किसी देश का कोई राष्ट्रपति चुना जाए, ऐसा राष्ट्रपति, ठीक है, ऐसे देश का जिसका नाम कभी कभी सुनने को मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे कई सारे देशों के राष्ट्रपति ऐसा देश के राष्ट्रपति बनते हैं और न्यूज में रहते हैं, उनके नाम हम लोग पहली बार सुनते हैं, देशों के नाम भी पहली बार आप सुनेंगे। उन देशों के बारे में जब आप राष्ट्रपति पढ़िए ना कि इनके राष्ट्रपति ये चुने गए हैं, एक होमवर्क कर लीजिएगा। होमवर्क क्या है, ठीक है, होमवर्क ये है उस देश का राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा, उस देश की राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक चीज हो गया, उस देश की क्या करना है, राजधानी याद करना है, और थोड़ा उस देश का लोकेशन देख लेना है, ठीक है, लोकेशन देख लेना है। अगर वो, देखिए मैं होमवर्क दे देता हूं आपको, ठीक है, अगर वो सपोज कि कोई द्वीपीय देश है, ठीक है, द्वीपीय देश है, तो आपको क्या याद कर लेना कि उसके इर्द गिर्द अगर कोई जल संधि हो तो उस जल संधि को याद कर लेना है, ठीक है, क्लियर समझिएगा। कोई द्वीपीय देश है, उसके इर्द गिर्द अगर कोई जल संधि हो तो उस जल संधि को याद कर लेना है। वो द्वीपीय देश किस महासागर में स्थित है, वो महासागर का आपको नाम याद कर लेना है, उस महासागर का क्या करना है, नाम याद कर लेना है। या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक स्थल जो महत्वपूर्ण विशेषता रखी हो और वहां पे हो, ठीक है, इसलिए आप देश का नाम गूगल करेंगे और एक बार मैप में गूगल करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जैसे अब जो नील नदी है अफ्रीका की, ठीक है, अब सपोज कि उसके पास पे जो देश आते हैं वो किसी कारण से न्यूज में हो, तो एक बार क्या करना है कि गूगल करना है, देखना है कि भैया यहां से नील नदी आ रही है, तो थोड़ा सा नील नदी के बारे में पढ़ देना है। ये थोड़ा एडवांस काम होता है, ठीक है, अभी टाइम है तो अभी इन चीजों पे काम किया जा सकता है, ठीक। तो ये सब कुछ काम किया जो आप लोग कर लेंगे। तो जैसे फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। याद करने का तरीका है, फर्डिनेंड में भी फ से शुरू है और फिलीपींस भी फ से शुरू है, तो नाम इजीली याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। फर्डिनेंड को फिलीपींस से इजीली आप लोग मैच करा लेंगे, ठीक है। अब होमवर्क क्या हो गया, फिलीपींस का आप लोग एक बार मैप देखेंगे, ठीक है, मैप देखेंगे, ये काम है, और इसकी राजधानी याद करेंगे, ये दूसरा काम है। हर एक देश जब भी न्यूज में आएगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना जाएगा, उसके बारे में आपको यही चेक करना है और कुछ नहीं। अगले ध्यान देंगे न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी जो पीसीआई है यानी भारतीय प्रेस जो परिषद है, ठीक है, भारतीय प्रेस जो परिषद है, ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ध्यान देना ये अध्यक्ष चुनी गई है। तो एक तो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष चुनी गई है, सेकंड बात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हर वक्त, ठीक है, न्यूज देखेंगे जब भी थोड़ा सा चीजें ऐसा लगता है कि मतलब मीडिया अपने दायरे को बाहर कर रही है, ठीक है, या दायरा सिमेट रही है, तो कहा जाता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को थोड़ा एक्टिव कदम उठाना चाहिए, ठीक है, अगेंस्ट में या पक्ष में जैसा भी हो, ठीक है। तो ध्यान देना है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद हर वक्त न्यूज में रहती है, और चूंकि इनकी ध्यान देना है इसका अध्यक्ष अभी एक महिला को चुना गया, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को चुना गया, अभी ध्यान देंगे, ठीक है। आप लोग एक कमेंट हम लोग कर देंगे अभी कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या कुल कितनी है, ठीक है। 2019 में 3 जजों की संख्या बढ़ाई गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 नए जजों का नाम आया है, उनका चयन किया गया है, तो उनका नाम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अभी कमेंट कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मैंने अभी पॉलिटी की क्लास में इसको पढ़ाया है, कल आरओ की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष से चुना गया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया रंजना प्रकाश देसाई जी को, किसको, रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट है मयंक कुमार अग्रवाल, नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट है मयंक कुमार अग्रवाल, ठीक है। ये एक्चुअली दूरदर्शन जो हम लोग देखते थे ना पहले, जिसमें रामायण महाभारत, ठीक है, तमाम शक्तिमान जूनियर जी, ठीक है, पोगो, कई सारी चीजें देखे थे, अब उसी दूरदर्शन के महानिदेशक थे, अब इनको सीईओ चुना गया है, ठीक है, किसका, तो जानते हैं प्रसार भारती का, प्रसार भारती के अब ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है, सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये चीज दिमाग में रखना है, मयंक कुमार अग्रवाल, ठीक है, मयंक कुमार अग्रवाल जी को प्रसार भारती के सीईओ के तौर पे नामित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे है कैंपबेल विल्सन, इनका फोटो दिया गया, फोटो से नहीं मतलब है, ठीक है, ध्यान देना है। अभी कैंपबेल विल्सन जी को क्या किया गया है कि एयर इंडिया के एमडी के रूप में इनका चयन किया गया है, ठीक है,
एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में इनका चयन किया गया। ध्यान देना है, तो इनको एयर इंडिया के एमडी यानी प्रबंध निदेशक और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर इनका चयन किया गया। कहां पे? एयर इंडिया में, एयर इंडिया में, ठीक है, एयर इंडिया के, ध्यान देना है, ठीक। कह रहा कि गौरव आगे बोला कि वर्तमान में टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखर क्या है? एयर इंडिया के अध्यक्ष। तो अध्यक्ष का नाम क्या है? एन चंद्रशेखरन, ठीक है। एयर इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? एन चंद्रशेखरन। और अभी एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो कैंपबेल विल्सन को। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, दिमाग में रखना है। अभी एयर इंडिया किसके हाथ में चली गई है? टाटा के हाथ में चली गई, लंबे अरसे के बाद, ठीक है। गोपी चंद नौरंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अब मैं यहां पे भी मैं क्यों वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो समझिए। कभी भी कोई शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी, गायक या गायकी की अगर डेथ होती, क्योंकि शास्त्रीय जब कोई गायक या गायिका है तो नो डाउट कि उसको कभी ना तो कभी भारत में सम्मान किया गया होगा, ठीक है, पद्मश्री दिया गया होगा, पद्म भूषण दिया गया होगा, या कोई साहित्य के क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया होगा, ठीक है। तो चूंकि साहित्यिक जो शैली है, ठीक है, उसका लोपन हो रहा है, खासतौर पे जो मनोरंजन से रिलेटेड है, ठीक है, डांसिंग हो, ठीक है, या फिर आपका गायन से रिलेटेड शैली हो, ठीक है। अब पॉप सॉन्ग आ गया है, डांसिंग में भी कई सारे डांस निकल गए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो यूथ है उसका जो ध्यानाकर्षण है वो इधर से उधर हो गया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, संस्कृति का लोप होने का डर रहता है, ठीक है। तो कम से कम पीसीएस वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको संस्कृति के लोप के बारे में इतना तो पता है कि ऐसा कोई संगीत होता था, ऐसा कोई गायन होता था, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करती है आयोग कि इन सब चीजों पे क्वेश्चंस बनाती है। तो आपको दिमाग रखना है, ऐसी चीजें कभी भी आपको मिलेंगी, आपको याद करना। मैं ये सब चीज आइडिया इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जो खुद से भी मैगजीन पढ़ेंगे ना तो ऐसी चीजों को फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए गोपीचंद नारंग क्या थे, ठीक है, तो ध्यान देना है, ये एक उर्दू साहित्यकार थे, ठीक है, उर्दू के साहित्यकार थे। आप गेस क्यों गलत करेंगे? इनका नाम कहीं मुस्लिम नाम दिख नहीं रहा है, ठीक है, मुस्लिम नाम दिख नहीं रहा है गोपीचंद नारंग के। हम लोग जिस दौर में चल रहे हैं वहां पे नाम से भाषा इजीली मैच कराई जाती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है गोपीचंद नारंग नाम से ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी साहित्य लिखने वाले होंगे, संस्कृत साहित्य लिखने वाले होंगे, ठीक है, मैथिली फल्ला ढेमका सारे साहित्य मान लेंगे आप लोग, लेकिन कभी उर्दू साहित्य पे गेस नहीं करेंगे, ठीक है। ये मानसिकता की बात आ जाती है, ठीक है। आप ही नहीं, मैं भी नहीं गेस करूंगा, ठीक है, मैं भी नहीं गेस करूंगा, क्योंकि भाई सिंपल बात ना, हम लोग जब सुमेलित करते हैं तो कुछ माइंडसेट बना के सुमेलित करते हैं और उस माइंडसेट पे सेट नहीं बैठता है, ठीक है। तो इनको याद करना है कि गोपीचंद नारंग जो है ये उर्दू साहित्य के क्या है जानकार थे, विद्वान थे, ठीक है। इनको 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जब भी देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार करंट का दिया जाता है, जैसे 2022 का, 2023 का, वो हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि पूर्व के दिनों में जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उसका नाम क्या, इनको तो ध्यान देना है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, पद्म भूषण भी दिया गया है और 2012 में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है। तो इन 3 पुरस्कार से इनको नवाजा गया। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? क्वेश्चन आएगा, हाल ही में गोपीचंद नारंग जो कि उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध विद्वाता थे, इनकी अमेरिका में डेथ हो गई, निधन हो गई। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध इनसे नहीं है? ऑप्शन ए दे देगा, ठीक है, साहित्य अकादमी, बी दे देगा पद्म विभूषण, सी दे देगा मूर्ति देवी, ठीक है, और डी देगा उपर्युक्त सभी। तो आपको उपर्युक्त सभी इन तीनों का, ठीक है, अरेंज करने के लिए भी दे सकता है कि सबसे पहले कौन सा अवार्ड दिया गया, तो साहित्य अकादमी दिया गया, फिर पद्म भूषण दिया गया, ध्यान देना पद्म भूषण दिया गया, विभूषण नहीं, ठीक है, पद्म भूषण दिया गया, उसके बाद से मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। तो अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं, यहां से अरेंज करने का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक, ये चीज अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। आप देखते हैं ए आर रहमान साहब को अभी एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है, ए आर रहमान साहब को अभी क्या है, एम्बेसडर चुना गया है। ध्यान देना है, हमको पता है ए आर रहमान का जय हो वाला गाना तो सब लोग सुने होंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इंडिया यूके टुगेदर अ सीजन ऑफ कल्चर, ठीक है, इंडिया यूके टुगेदर अ सीजन ऑफ कल्चर, इसके एम्बेसडर के तौर पर किसको नामित किया गया है? तो इसके एम्बेसडर के तौर पर आपके ए आर रहमान को चुना गया है, ए आर रहमान को चुना गया है। इंडिया यूके टुगेदर और सीजन ऑफ कल्चर एम्बेसडर किसको चुना गया एम्बेसडर? तो ए आर रहमान साहब को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हरनी लोगन, ठीक है, इनको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये एक अमेरिकी छात्रा है, भारतीय मूल के, ठीक है। हरिणी वर्ड यहीं से पता चला है, ठीक है।
कि ये भारतीय मूल की है, ठीक है। लोगन लोगन हो सकता है वहां का टाइटल हो, ठीक है, यहां का तो मुझे नहीं लग रहा होगा। ये क्या है कि भारतीय मूल की है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और छात्र की जगह छात्रा है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, जो अवार्ड जीते हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग बी, एक्चुअली हुआ क्या है, 90 सेकंड में 22 शब्दों की सही वर्तनी और अर्थ बताकर, उसका अर्थ बताकर इन्होंने ये खिताब जीता हुआ है, ठीक है। तो स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग बी नामक ये प्रतियोगिता कौन जीती है, तो भारतीय मूल की है हरिणी लोगन, इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना है कि इन्होंने 90 सेकंड में, ये टाइम 90 सेकंड का मतलब हो गया 1.5 मिनट में, ठीक है, 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में इन्होंने क्या किया है, 22 शब्दों की सही वर्तनी और अर्थ बताकर ये किताब जीता है। किताब का नाम है स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग बी, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट आइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन को अभी नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक चुना गया है, ठीक है। इनको नागर विमानन, ठीक है, ध्यान रहा है, नागर विमानन, क्या पे देखिए, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का इनको महानिदेशक चुना गया है, ठीक है। तो जुल्फिकार हसन को चुना गया है, ये आईपीएस अधिकारी थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए मैं पढ़ा शब्द दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट जो है मैं वहां पे फोकस करवा रहा हूं आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, इनका नाम जरूर याद करना है। इनका नाम नहीं याद करेंगे जुल्फिकार हसन का चलेगा, लेकिन इनका नाम याद करना है, ठीक है। मैं पढ़ा सब रहा हूं, इंपॉर्टेंट पे मैं फोकस करवा रहा हूं, ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है। ये आईएनए के बारे में मैंने आपको जो हिस्ट्री की क्लास मैंने आरोप ली है वहां पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आईएनए के बारे में, ठीक। तो मलेशिया की ये क्या है, एक सेनानी थी जो कि आईएनए से जुड़ी हुई थी, यानी इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब ध्यान देना है, ठीक। अभी इनका निधन हो गया है, तो भाई आईएनए जिसका कंट्रीब्यूशन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कंट्रीब्यूशन है, अगर वहां की एक सेनानी की मृत्यु होती है तो जाहिर सी बात है कि वो न्यूज में रहेंगी और हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। दूसरी बात, आईएनए में महिला रेजिमेंट भी था, झांसी की रानी के नाम पर आईएनए में एक महिला रेजिमेंट था। उसी महिला रेजिमेंट का से क्या इनका नाता था, झांसी की रानी रेजिमेंट से इनका नाता था, ठीक है। ये चीज दिमाग रखना है। यूपीपीसीएस के मेंस में महिलाओं के ऊपर कभी क्वेश्चन आए, ठीक है, कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों की क्या भूमिका है, तो आप लोग जरूर इसको लिखिए, ठीक है। झांसी की रानी, ये जो आईएनए रेजिमेंट है, महिला रेजिमेंट है झांसी की रानी के बारे में, यहां से इस रेजिमेंट से जुड़ी एक दो महिला सेनानियों का नाम आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं याद रहेगा तो एक नाम तो आपको करंट में मिल गया, इनका नाम याद रहेगा। दूसरी बात, विदेशियों की भूमिका पूछे तो भी लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालिए आईएनए से कई सारे विदेशी जुड़े हुए थे। फॉर एग्जांपल मलेशिया की अंजलाई, ठीक है, इनका नाम है अंजलाई पोन्नुसामी, ठीक है, इनका नाम आप लोग लिख के अपने एग्जांपल से बात को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लहजे से। इसके बाद से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है, ठीक है, नाम से थोड़ा चाइनीज लग रहा है लेकिन चाइनीज नहीं, दक्षिण कोरिया के है। नाम है इनका यूनचन लिम, ठीक है, नाम क्या है, तो नाम इनका यूनचन लिम। यूनचन लिम क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सबसे कम उम्र के 18 ईयर के क्या है कि ये पदक विजेता बने हैं। ये पदक का नाम है सोल्वी वैन क्लिम्बर्न, ठीक है। वैन क्लिम्बर्न कौन थे, तो ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखिए वैन क्लिम्बर्न पियानो वादक थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर 1962 से ये अवार्ड चला है। वैन क्लिम्बर्न क्या थे, तो वैन क्लिम्बर्न ये पियानो वादक थे, पियानो वादक थे, ठीक है। वैन क्लिम्बर्न ये पियानो वादक थे, इन्हीं के नाम पर 1962 से जब वो चाइना से बाहर लड़ रहे थे तो एक अवार्ड चला है इंटरनेशनल पियानो प्रतियोगिता, ठीक है। और इस प्रतियोगिता को जीता है इस बार किसने, यूनचम ली ने। इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम उम्र के ये विजेता हैं। अब तक जितने विजेता बने हैं सबकी उम्र 18 प्लस थी, ये 18 वर्ष के हैं, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के ये हैं, ठीक। तो ये चीज दिमाग रहे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वैन क्लिम्बर्न निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो इनका पियानो से संबंध है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, भजन सोपोरी, ठीक है, इनको देखते हैं। भजन सोपोरी क्या थे, ठीक है, ये एक संतूर वादक थे, संतूर वादक थे, ध्यान रखना है। भजन सोपोरी क्या है, संतूर वादक थे, ठीक है। सूफियाना, कश्मीर का एक सूफियाना घराना, एक्चुअली क्या है, जम्मू कश्मीर के संतूर वादन को इन्होंने काफी
फेमस किया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है भजन सोपोरी का। J&K से इनका संबंध है, जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है, ठीक है। ये किस घराने से संबंधित है? सूफियाना घराने से इनका संबंध है, और ये सूफियाना घराना एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लखनऊ घराना, बनारस घराना, इस तरह से कई सारे घराने होते हैं, तो उसी में एक आपका है सूफियाना घराना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। इनको क्या क्या मिल चुका है? तो इनको अवार्ड में पद्मश्री भी मिल चुका है, ध्यान देना, पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इसके बाद से J&K का, जम्मू कश्मीर का स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिला है, क्योंकि राज्य की एक शैली को, एक भजन शैली को, या एक हम लोग कह सकते हैं कि क्या मतलब, ठीक है, संतूर को बेसिकली क्या किया कि उसको फेमस किया है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। तो जाहिर सी बात है इनको इसलिए जम्मू कश्मीर के द्वारा, सरकार के द्वारा इनको नवाजा गया, ठीक है। तो अपने दिमाग में रखना है कि इनको पद्मश्री, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और जम्मू कश्मीर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से क्यों सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से? क्योंकि J&K से इनका संबंध है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पे, नेक्स्ट ध्यान देना है। तो यहाँ पे है देव सहायम पिल्लई, ठीक है, देव सहायम पिल्लई इनका नाम है, ठीक है। और एक यहाँ पे है आपके हसन शेख महमूद, इन दो लोग को पढ़ते हैं, ठीक है, इन दो लोग को पढ़ते हैं। एक्चुअली देव सहायम पिल्लई को इनकी मृत्यु कभी हो गई है, ठीक है, इनकी मृत्यु की। एक्चुअली इनका जन्म क्या है, तमिलनाडु में हुआ था, इनका जन्म तमिलनाडु हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो ये एक हिंदू थे, ठीक है, ये क्या थे उस वक्त? ये हिंदू थे। बाद में ये हिंदू से क्या हुआ कि ये ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है। कौन? देव सहायम पिल्लई। अभी इनको क्या किया गया है? वेटिकन सिटी, जो पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पोटर्स, ठीक है, बेसिलिका में एक समारोह था जहां पे इनको संत का दर्जा दिया गया, मरणोपरांत संत का, ईसाई धर्म में, ठीक है, ईसाई धर्म के संत का इनको दर्जा दिया गया, ठीक है, ध्यान देना है। जब इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया था तो इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? लेजारस, इन्होंने अपना नाम रख लिया था, ठीक है। ये मैं जूम कर दे रहा हूं, आप लोग देख लेंगे, लेजारस, क्या पे देखिए, लेजारस इन्होंने नाम रखा था। तो किसे? अभी हाल ही में वेटिकन सिटी में आयोजित एक समारोह में, ठीक है, मरणोपरांत संत का दर्जा दिया गया, तो वह देवसहायम पिल्लई। इनका जन्म कहां हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, एक हिंदू परिवार में, ठीक है। अच्छा, हसन शेख महमूद क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी इनको सोमालिया का राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, हसन शेख महमूद को सोमालिया का क्या चुना गया? राष्ट्रपति चुना गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अपने पास फिर आपको दिमाग में क्या रखना है? एक बार सोमालिया को क्या करना है? गूगल करना है, मैप में सोमालिया का लोकेशन देखना है, ठीक है, मैप में सोमालिया का लोकेशन देखना है, काम नंबर 1 हो गया, ठीक है। और सोमालिया का राजधानी देखना है, काम नंबर 2 हो गया, होमवर्क, ठीक है। तो सोमालिया के ये राष्ट्रपति हैं हसन शेख महमूद। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे इस साइड में, तो लिखा है एलिजाबेथ बोर्न, ठीक है, एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न क्या है? अभी फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है, ठीक है, ये फ्रांस की पीएम चुनी गई है, फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम याद रखना है, ठीक। और लेडीज प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ये फ्रांस की सेकेंड लेडीज प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये फ्रांस की सेकेंड लेडीज प्राइम मिनिस्टर है। इसके पहले क्या है, एक एडिथ क्रेसन नामक प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वो फ्रांस की पहली लेडीज प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये एलिजाबेथ बोर्न के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाल ही में इनको फ्रांस का प्रधानमंत्री चुना गया, तो बिल्कुल सही बात है, ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, ये और भी सही बात है, ठीक है। इसी दूसरी की जगह पहली रख देगा, बच्चे सोचेंगे कि न्यूज में तभी रहता है जब कोई पहली बार बनता है, और इसको सही मान लेंगे, आप लोग मत सही मानिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे इस तरफ, तो एक स्क्रीन पे आपके विजय कुमार सक्सेना। विजय कुमार सक्सेना अक्सर न्यूज में रहते हैं, ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखिए, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल है, ठीक है, ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल चुने गए हैं, ठीक है, ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल, ठीक है, चुने गए। कहां कहां के केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, कहां प्राइम वो जो मुख्यमंत्री है वो होता है, कहां कहां पे इनकी जगह पे प्रशासक होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आरओ की क्लास में आपको बताई हुई है। नेक्स्ट ध्यान देंगे अपने हैं एंथोनी, ठीक है, अल्बनीज, इनको देखते हैं, एंथोनी अल्बनीज को। एंथोनी अल्बनीज क्या है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के
प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया अभी भारतीय टीम का दौरा होने जा रहा है, ठीक है, दौरा होने जा रहा है। मोहम्मद शमी कोविड पॉजिटिव होने की वजह से इनको रिमूव कर दिया गया, उनकी जगह पे इनको लाया गया है, ठीक है। और शायद ज्यादा मैं समझ पा रहा हूँ कि वो एक फर्स्ट गेंदबाज है जो यादव जी है, ठीक है, भूल गया मैं नाम उनका, ठीक है, उनको लाया गया है, ठीक है। मतलब ये याद कराने का तरीका है कि अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भारत है, तो आप लोग इजीली इतना मैच याद करेंगे, कौन जीता, कौन हारा, कौन मैन ऑफ द मैच बना, कौन सीरीज बना, 50 चीज याद करेंगे। एक ये याद कर लीजिए जो काम वाला है, जो उसमें तो काम नहीं आने वाला, ये काम आएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन चुना गया? एंथोनी अल्बनीज चुने गए, ठीक है। इस स्क्रीन पे देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंथोनी अल्बनीज नहीं याद करेंगे चलेगा, इनको नहीं याद करेंगे तो नहीं चलेगा। अभी देश के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, ठीक है, मैंने आपकी पॉलिटी की जो क्लास है, ठीक है, पॉलिटी की जो क्लास है उसमें पढ़ाया है, ठीक है। ध्यान देना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ, निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहां से हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लास, ये वाली क्लास आपकी, ठीक है, जो पॉलिटिक है वो तैयार हो गई है, आपके पास गई नहीं है, ठीक है। ये क्लास भी आपके पास जल्दी, यानी आज या कल में, और चूंकि 3 दिन करंट अफेयर की क्लास है तो आपके पास क्लास नहीं जाने वाली है, तो आज सोमवार, कल मंगलवार, परसों बुधवार, बृहस्पतिवार को ये क्लास आपके पास जाएगी, ठीक है। तो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर इनको नामित किया गया, इसको राजीव कुमार को, राजीव कुमार को। ये भी याद करना है 25वां, इसमें ये कंफर्म रखना, ये 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी आपको याद करना है दोस्तों, तो करना है, ठीक है, क्लियर, आपको याद करना है, सिंपल सी बात है। अगला देखेंगे डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी के बारे में। रमाकांत शुक्ला जी का अभी निधन हुआ है। संस्कृत के, हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ये पेपर में क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, लेकिन रमाकांत शुक्ला जी का निधन हुआ है। इनको 2013 में पद्मश्री दिया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि रमाकांत शुक्ला, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, जो कि संस्कृत एवं हिंदी के प्रमुख विद्वान थे या प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया या किस वर्ष पद्मश्री दिया गया? तो ध्यान देना, पद्मश्री एवं साहित्य अकादमी दोनों दिया गया 13 और 18 में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट इस साइड है आपके शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देंगे, बिन जायद अल नाहयान, यहां से यहां तक, ये एक्चुअली ये जो नाम है ना, ये इनके पिताजी का नाम है, ठीक है। ये पहले ये खलीफा थे, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, तो मैं समझ गया हूं, इनके पिताजी ही रहे होंगे, ठीक है। बिन जायद अल नाहयान, देखिए, बिन जायद अल नाहयान, ठीक है। अब ये इतना नाम इनका है, शेख मोहम्मद, ठीक, ये इनका नाम है। अब इनके जो बच्चे होंगे वो इनका नाम पूरा रखेंगे, ठीक है, और अगला आगे 2 अक्षर का अपना नाम रख लेंगे, ठीक। तो बिन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये यूएई के अभी राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, और यूएई के 3rd राष्ट्रपति चुने गए। इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था किसके मृत्यु पे? बिन जायद अल नाहयान, खलीफा बिन जायद अल नाहयान की मृत्यु पर, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है, तो याद कर जाना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये संस्कृत व्याकरण के बहुत बेहतरीन जानकार थे, ठीक है, पतंजलि के बाद, पाणिनि के बाद यही थे, ठीक है, ध्यान देना है। तो ध्यान देना है प्रोफेसर, ठीक है, भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, ये व्याकरण के, ये बहुत अच्छे क्या थे? व्याकरणविद थे, ठीक। 2018 में इनको पद्मश्री दिया गया था, तो 2018 में पद्मश्री भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी को दिया गया, ये भी नहीं बचे 2018 में, ध्यान देना है, ठीक है। कई सारे लोग जिनको 2018 में पद्मश्री दिया गया है वो बचे नहीं, चले गए, ठीक है। 1-2 लोग को अभी हम लोग और पढ़े हैं 2018 में, वो भी निकल लिए, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये देखिए 2018 में पाए, रमाकांत शुक्ला जी ये भी निकल लिए, ठीक है, त्रिपाठी जी भी निकल लिए। तो 2018 में यानी जितने भी पंडित जी लोग अवार्ड पाए थे, ठीक है, अच्छे, ठीक। अब देखेंगे हम लोग, अगला देखते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीन क्लियर हो जाए, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश, मैं यही आप लोग से बोल भी रहा था, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश। ध्यान देना, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश, ध्यान देना है, कुल
कुल कितने मुख्य न्यायाधीश हैं, इसका क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग से पूछा हुआ है, तो ये कमेंट कर दीजिए कि उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, ये आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक, तो दो जो अभी न्यायाधीश का चयन हुआ है उनका नाम है, न्यायाधीशों का चयन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, ठीक है, इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट जो अभिलेख न्यायालय क्या होता है, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने आरओ की क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा किया है। इसके लिए बोला दोस्तों, आप लोग जो आरओ की तैयारी करें ना, वो लोग बैच से जुड़िए, बहुत बेहतरीन क्लास है वहां पे, ठीक है। तो जो दो न्यायाधीश उनका नाम है सुधांशु धुलिया और जमशेद बी पादरीवाला, ठीक है, जमशेद बी पादरीवाला, इन दो लोग को दिमाग में रखिए, ठीक है, सुधांशु धुलिया और जमशेद बी पादरीवाला, इन दोनों लोग का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, इन दोनों लोग का नाम आपको याद रखना है, ठीक, ये याद हो गया, क्लियर। ये नाम टोटल 34 में बता दो, टोटल इस वक्त 34 आपके पास जज है, ठीक है, जजों की संख्या कितनी है, 34 है। 2019 में 3 जज इसमें जोड़े गए थे, ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है अजय कुमार मिश्रा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ताओं पे मैंने पॉलिटी की क्लास में बहुत बेहतरीन चर्चा की हुई है, क्लास आप लोग को मिल चुकी है, ठीक है, महाधिवक्ता के ऊपर, ठीक। अब ध्यान देना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसे अपना नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है उनका नाम है मिश्रा जी, अजय कुमार मिश्रा, ठीक है, अजय कुमार मिश्रा। तो अजय कुमार मिश्रा को एज अ महाधिवक्ता किसने नियुक्त किया है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। यहां पे है कैरिन जीन पियरे, कैरिन जीन पियरे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक एलजीबीटीक्यू समुदाय से आती है, ध्यान देना है, और एक अश्वेत महिला भी है, दोनों चीजें इनके साथ है। प्राय जो देखेंगे जो रंग भेद है वो काफी अमेरिका में रहा है, ठीक है, तो ये एक तो एलजीबीटीक्यू समुदाय से आती है, दूसरी अश्वेत भी है। इन दोनों खूबियों के बावजूद इनको क्या है, कौन सा पद चुना गया है, प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस का, व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये एक बहुत बेहतरीन कदम है यूएस गवर्नमेंट का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो कैरिन जीन पियरे, ठीक है, तो ये बहुत प्यारा कदम है किसका, यूएस गवर्नमेंट का। अगला हम लोग देखेंगे क्या है, पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा जी क्यों इंपॉर्टेंट है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी भी ध्यान देंगे, ये भी संतूर वादक रहे हैं, संतूर वादक रहे, कहां के, जे एंड के ही रहे, ठीक है, तो ये चीज दिमाग में अपना रखना है। 1991 में इनको पद्मश्री दिया गया है और पद्म विभूषण, इनका ये पंडित शिव कुमार शर्मा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको पद्मश्री भी दिया गया है, ठीक है, और पद्म विभूषण भी, ये दोनों अवार्ड्स इनको दिए गए, ठीक है, इनको दिमाग रखना है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जे एंड के संबंधित है इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जे से संबंधित है इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी को आप याद करेंगे, ठीक है, कंफर्म याद करेंगे। अब ध्यान देंगे, यहां पे 2 फैक्ट्स हैं, इनको देखिए, विवेक कुमार जी को, ठीक है, इनके पास बहुत अच्छा विवेक था, इनके विवेक से खुश होकर मोदी जी ने इनको अपना निजी सचिव नियुक्त किया है, ठीक है, निजी सचिव नियुक्त किया है, ठीक है, ध्यान देना है, मोदी जी ने इनको क्या किया है, अपना निजी सचिव नियुक्त किया है, किसे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव नियुक्त किया है विवेक कुमार को, ठीक है, विवेक कुमार को। नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट है कैप्टन अभिलाषा बराक, कैप्टन अभिलाषा बराक, कैप्टन अभिलाषा बराक को अभी भारतीय सेना की जो कॉम्बैट एविएटर है, यानी जो लड़ाकू एविएटर है, ठीक है, ध्यान देना कि भारतीय सेना की पहली ये क्या है कि कॉम्बैट एविएटर बनी है, यानी लड़ाकू एविएटर बनी है, ठीक है, कौन, अभिलाषा बराक। तो अभिलाषा की इच्छा पूरी हो गई है, ठीक है। लास्ट फैक्ट इस चर्चित जो आपके व्यक्ति उनमें, ठीक है, ध्यान देना है, तो वो है रोड्रिगो चावेस रोबल्स, ठीक है, वो कौन है, वो है रोड्रिगो चावेस रोबेल्स, ठीक है, ये है, ठीक, इनको देखते हैं। ये अभी क्या है, ये कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। कोस्टारिका एक बार गूगल करके एक बार लोकेशन देख लेंगे, और कोस्टारिका का जो राजधानी है वो देख लेंगे आप लोग, जो राजधानी कोस्टारिका का ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया रोड्रिगो चावेस क्या है, रोबल्स के बारे में, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमी करंट अफेयर पे आते हैं। ठीक है, कल हम लोग इसको देखेंगे, यानी 20 सितंबर को हम लोग क्या करेंगे, वैज्ञानिक परिदृश्य देखेंगे। 20 सितंबर को हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य देखेंगे कल की क्लास में, तो दिमाग में रखना है। ठीक है, यहां से हम लोग को करंट अफेयर देखना है। देखिए
अभी हम लोग देखेंगे यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है, यानी ट्रेवल एंड टूरिज्म, ठीक है, डेवलपमेंट इंडेक्स। आप लोगों को अगर याद होगा दोस्तों तो एक इंडेक्स और आता है ट्रेवल एंड टूरिज्म, ठीक है, जो डेवलपमेंट है उसकी जगह पे आता है कॉम्पिटेटिवनेस, ठीक है, प्रतिस्पर्धा इंडेक्स यानी सूचकांक, ठीक है। तो अभी जो आपको दिख रहा है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, ध्यान देना है कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, इसकी जगह पे अभी क्या आया है डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, ठीक है। थोड़े मोड़े अंतर है, कुछ पिलर्स क्या है आपकी जो डेवलपमेंट इंडेक्स है ज्यादा है, जैसे आपकी कॉम्पिटेटिव इंडेक्स से 3 पिलर्स इसमें ज्यादा हैं और उप सूचकांकों में एक उप सूचकांक ज्यादा है। तो पहले चीज दिमाग रखना है, एकदम उसी बेस्ड है, पहले चीज दिमाग रखना है कि जो आपका ये डेवलपमेंट इंडेक्स है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स के इक्वल है, कुछ मायनों में बस अलग है। जैसे जो आपका ये इंडेक्स है, ठीक है, यानी डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें कुल 17 पिलर्स हैं, कुल 17 पिलर्स हैं, ठीक है। और आपकी जो डेवलपमेंट कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स था, यानी पहले का जो आता था, ठीक है, देखिए अभी जो है आपका वो डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, इसमें 3 पिलर्स अधिक है, यानी पहले जो था उसमें केवल कितने पिलर्स थे, 14 पिलर्स थे। तो पहले मैं वो 3 पिलर्स जो अलग है वो आपको दिखा देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ये यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं पहले यहीं आपको फोकस करवाता हूं, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें इस मैप से आप लोग देख सकते हैं, यहां से देखिए ये इंडेक्स WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स हो, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हो, किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो एक तो क्वेश्चन बन के वो यहां से आपका जाएगा एकदम स्टार्ट से ही, ठीक है। सेकेंड ध्यान देंगे ट्रेवल एंड टूरिज्म, ठीक है, डेवलपमेंट इंडेक्स का यहाँ पे शीर्षक क्या है, रीबिल्डिंग यानी पुनर्गठन, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर, ठीक है, सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर। तो ये है आपका शीर्षक इस वर्ष के डेवलपमेंट ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स का। तो 2 फैक्ट्स यहां पे आपको है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और शीर्षक क्या है, तो रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर, ये इसका शीर्षक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसमें आपके 3 ऐसे पिलर्स जो ज्यादा हैं और एक उप सूचकांक ज्यादा है, एक उप सूचकांक ज्यादा है। तो जो 3 पिलर्स ज्यादा हैं उनको देखते हैं। रमन सर, अभय सर, थोड़ा ये एक कॉल है, बात कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ क्या बात है। अब देखिए, अब यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। ये मैंने 2 फैक्ट्स यहां पे रखे हैं, इन फैक्ट्स को देखिए, ठीक है। ये एक्चुअली क्या, ये रिपोर्ट आपकी सेकेंड ईयर में आती है, यानी हर 2 वर्ष पे आती है। यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है, द्विवार्षिक रूप से ये आपकी रिपोर्ट आती है, ठीक है। ये रिपोर्ट क्या आपकी द्विवार्षिक रूप से आती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके पहले जब ये 21 में रिपोर्ट आई है, 21 की ये स्टडी करती है रिपोर्ट, तो यानी इसके पहले 19 की स्टडी करके आई थी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि सब स्कोर में सर्वाधिक सुधार किसने किया है, तो स्कोर में सर्वाधिक सुधार आपके वियतनाम ने किया है, ठीक है। कितने परसेंट का, +4.7% की स्कोर में सुधार किया है। तो सर्वाधिक स्कोर में सुधार करने वाला देश कौन है, तो स्कोर में सर्वाधिक सुधार करने वाला देश आपका वियतनाम है, ठीक है। लेकिन रैंकिंग में सर्वाधिक सुधार किसने किया है, रैंकिंग में सर्वाधिक सुधार आपके इंडोनेशिया ने किया है, ठीक है। तो वियतनाम स्कोर में सर्वाधिक सुधार करने वाला देश है और इंडोनेशिया रैंकिंग में सर्वाधिक सुधार करने वाला देश है। इंडोनेशिया रैंकिंग में सर्वाधिक सुधार करने वाला देश है। ये चीज समझ गए आप लोग, ठीक है। ये वियतनाम और ये इंडोनेशिया, ठीक, ये दोनों फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो 3 यहां पे ध्यान देना है, जो एक नया इसमें उप सूचकांक जोड़ा गया है उसको देख लीजिए। वो नया उप सूचकांक कौन सा है, तो जो नया उप सूचकांक जोड़ा गया है वो ये है, यात्रा एवं परिवहन वहनीयता, ट्रेवल एंड टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी। ये आपका, ठीक है, जो ये TTDI इंडेक्स है यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें ये जोड़ा गया है। ये आपके कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस इंडेक्स में शामिल नहीं था, TTCI में नहीं शामिल था, TTDI में शामिल है। यानी यात्रा एवं पर्यटन वहनीयता नामक ये जो आपका उपसूचकांक है ये नया है TTDI में, ठीक है। तो यानी TTCI यानी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 4 उपसूचकांक है। वो क्या है, वो है सक्षम वातावरण, ठीक है, इनेबलिंग इन्वायरमेंट, यात्रा एवं पर्यटन निधि तथा सक्षम वातावरण, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी इनेबलिंग कंडीशंस, ठीक है, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन मार्ग संचालक, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डिमांड ड्राइवर्स, ठीक है। तो ये
चार जो आपको दिख रहे होंगे ना, ये चार, ये आपकी क्या है, ये आपके ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में भी था और डेवलपमेंट इंडेक्स में भी है, लेकिन ये जो यात्रा एवं परिवहन वहनीयता ये न्यू है, ये आपके डेवलपमेंट इंडेक्स में न्यू आई है। ठीक, अब 3 नए पिलर्स कौन जोड़े गए, क्योंकि इन 5 उपसूचकांकों में कुल 17 पिलर्स हैं, 17 पिलर्स हैं। ठीक है, ध्यान देना है 17 पिलर्स है, और इन 17 पिलर्स में ध्यान देना, जो पहले जो आपका टीटीसीआई निकलता था यानी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकलता था, उनमें ये 3 पिलर्स नहीं थे, सामाजिक आर्थिक लचीलापन एवं स्थितियां, इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक रिसाइलेंस एंड कंडीशंस, ये आपकी पहले नहीं शामिल थी, नई जोड़ी गई है। ठीक है, गैर आरामदेह, ठीक है, संसाधन, यात्रा एवं पर्यटन मांग, दबाव एवं प्रभाव, ट्रेवल एंड टूरिज्म, डिमांड, प्रेशर एंड इंपैक्ट। ठीक है, ये 3 जो आपके उप सूचकांक है, ये जो उप सूचकांक है, इनको पहली बार इसमें जोड़ा गया, तो ये न्यू है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है 3 न्यू पिलर्स, ये तीनों न्यू पिलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो नया उपसूचकांक शामिल किया गया वो देख लिया आप लोग, जो 3 नए पिलर शामिल किए गए हैं वो देख लिया आप लोग, टीटीसीआई से ये सारी चीज देख लिया, किसने सर्वाधिक रैंकिंग में ग्रोथ की है, किसने सर्वाधिक स्कोर में ग्रोथ की है, ये चीज भी देख लिया। अब बात आती है थोड़ा भारत का हालचाल देखने का। ठीक है, थोड़ा भारत का हालचाल देखिए, देखिए भारत की रैंकिंग, ठीक है, इसको देखिए आप लोग, तो टॉप 3 रैंकिंग देखेंगे पहले, तो टॉप 3 में आपका पहले जापान है, हालांकि स्कोर जापान अमेरिका स्पेन की इक्वल है, ठीक है, लेकिन जापान सर्वाधिक है, फिर यूएस है, अमेरिका है, फिर उसके बाद से स्पेन है। ठीक है, ये टॉप 3 कंट्रीज है, तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान, अमेरिका, स्पेन, ये टॉप 3 कंट्रीज होगी। ठीक है, भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंक 12 है। कितनी रैंक है भारत की, भारत की रैंक 12 है। भारत का स्कोर कितना है, तो स्कोर 4.9 है। स्कोर कितनी है, तो स्कोर 4.9 है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, यहां पे एक चीज ध्यान देना है, यहां पे एक चीज क्या कह रहा है, ठीक है, यहां पे एक चीज कह रहा है, मुझे कुछ तो गलत लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि 12 नहीं थी रैंकिंग। ठीक है, भारत की रैंक यहाँ पे 54 है। ठीक है, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया था, ठीक है, मुझे लगा कि वो एक्चुअली जो पीडीएफ बना हुआ थोड़ा तिरछा बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसी के लिए वो भारत को 12 समझ लिया। ठीक है, भारत की रैंकिंग 54 है। वही मैं कहा भारत की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, मैं यही बताने वाला था। ठीक है, कि भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत की रैंकिंग में गिरावट हुई है। ठीक है, पहले भारत की रैंकिंग कितनी थी, 46 थी, और अब कितनी हो गई है, 54 हो गई है। तो सर्वाधिक रैंकिंग में गिरावट करने वाले देशों में भारत सेकेंड रैंक पे है। मैं अभी इसको दिखा भी देता हूं, अगर कहीं लिखा होगा तो, ये यहां पे लिखा हुआ है। देखिए रैंकिंग में अगर गिरावट देखिए आप लोग, देखिए रैंकिंग में गिरावट कह रहा है कि मलेशिया, ठीक है, जिन देशों की रैंकिंग में सर्वाधिक गिरावट हुआ है, तो मलेशिया में सर्वाधिक गिरावट हुआ है। ठीक है, मलेशिया की रैंकिंग पहले 29 थी, अब 38 हो गई, यानी लगभग 9 रैंकिंग के करीब में क्या है, मलेशिया में 10 रैंकिंग गिरावट हुई है। भारत की रैंक पहले 46 थी, अब 54 हो गई है। ठीक है, तो रैंकिंग गिरावट के मामले में भारत किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। तो टॉप थ्री, ठीक है, अगर कंट्रीज का नाम इस इंडेक्स के साथ पूछेगा जिनकी रैंकिंग में गिरावट हुई है, तो वो कौन से हैं, तो वो कंट्रीज है, पहले नंबर पे आपकी मलेशिया है, दूसरे नंबर पे पहले यहाँ पे देख दिया मैं, मलेशिया है पहले नंबर पे, मलेशिया के बाद से इंडिया है, और इंडिया के बाद से आपकी मंगोलिया है। ठीक है, भारत की रैंकिंग कितनी हो गई है, 46 से 54 हो गई है, 46 से 50। यहाँ पे मैंने देखा है कि गिरावट में सेकेंड रैंक पे है भारत, गिरावट करने वाले में सेकेंड रैंक पे है भारत। ठीक है, अब अगर आप एशियाई तौर पर इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, एशियाई तौर पर आप इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, या पड़ोसी देश, एशिया इन द सेंस मतलब भारत के पड़ोसी देश, हालांकि एशिया का मतलब पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, चाइना की स्थिति तो भारत से अच्छी है, ध्यान देना है, चाइना की स्थिति भारत से अच्छी है, बाकी देशों की स्थिति भारत से खराब है, पड़ोसी देशों में। ठीक है, ध्यान देना। अभी मैं एक इंडेक्स ऐसा दिखाऊंगा आपको, उस इंडेक्स में पाकिस्तान की स्थिति भारत से अच्छी है। ठीक है, ध्यान देना है, उस इंडेक्स में पाकिस्तान की भी स्थिति भारत से अच्छी है। ठीक है, अभी मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति। इसमें फैक्ट्स तो इतने लिखे गए जिसका हिसाब नहीं, आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। बस दिमाग में ये रखना है कि ये जो मैगजीन है, टाइम मैगजीन, जो सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची है, टाइम मैगजीन के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसमें कुल 6 श्रेणियां हैं। इन 6 श्रेणियों का नाम आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आर्टिस्ट की श्रेणी में, इनोवेटर्स की श्रेणी में, ठीक है,
टाइटन्स यानी असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में, लीडर्स की श्रेणी में, आइकॉन्स की श्रेणी में और पॉइंटर यानी मार्गदर्शक की श्रेणी में। इन 6 श्रेणियों में ये आपकी जो टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की जो लिस्ट है निकाली जाती है। इसमें 3 भारतीय हैं, बस उन 3 भारतीयों का नाम आप लोग याद करिए, ठीक है। जैसे ध्यान देंगे, J&K के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनका नाम है खुर्रम परवेज। उनका नाम क्या है? खुर्रम परवेज। इनको शामिल किया गया है, खुर्रम परवेज को शामिल किया गया है। खुर्रम परवेज को लीडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है, ध्यान देना है, खुर्रम परवेज को लीडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है, क्लियर। खुर्रम परवेज को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? खुर्रम परवेज को लीडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारी लोग को एक पास लिख दिया है, ठीक। अब देखिए, असाधारण व्यक्ति यानी टाइटन्स की श्रेणी में किसको शामिल किया गया है? गौतम अडानी को। गौतम अडानी को, गौतम अडानी हमको पता है कि अब 2nd नंबर के अमीर बन चुके हैं, ठीक है। अभी जो टाइम्स की जो अमीरों की सूची आती है, ठीक है, उसमें बिलियनियर्स की सूची आती है, उसमें ये भारत में 2nd रैंक पे थे, ठीक है। अंबानी 10वें नंबर पे थे, ठीक है, भारत में वो पहले नंबर पे थे, लेकिन अब सबको पिछाड़ के वर्ल्ड में 2nd रैंक पे आ गया। अभी कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब देखिए, लीडर्स में मैंने ये बता ही दिया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की एक अधिवक्ता है, उनका नाम है, ठीक है, करुणानंदी। करुणानंदी ये भी लीडर्स की श्रेणी में शामिल है। तो जो 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया उनमें कौन है? भारतीय, गौतम अडानी, करुणानंदी, खुर्रम परवेज। गौतम अडानी कौन हो गए? तो असाधारण व्यक्ति में ये बिजनेसमैन हो गए, ठीक है। करुणानंदी कौन हो गए? तो ये सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हो गए। खुर्रम परवेज कौन हो गए? तो ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हो गए। इनको 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में से 3 भारतीय हैं जिनका नाम किया है। इन 100 में से 49 लोग ऐसे हैं जो वुमेन्स हैं, 49 वुमेन्स हैं, दिमाग में रखना है, 49 वुमेन्स हैं, ठीक। इसके अलावा आपको इस लिस्ट में जो भी अन्य फैक्ट्स थे, मुझे लगा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों को पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, मैंने हाईलाइट कर दिया है कुछ कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे नहीं लगा कितना फैक्ट्स याद होना चाहिए और याद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। अब हम लोग क्या देखेंगे? आर्थिक परिदृश्य देखते हैं। देखिए, ठीक है, आर्थिक परिदृश्य में क्या है? आरबीआई की ये एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये त्रैमासिक रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो अब क्या है, ठीक है, और जो वित्तीय वर्ष है उस हिसाब से देखेंगे तो ये जून की रिपोर्ट है, ठीक। तो अभी हम लोग इस त्रैमासिक रिपोर्ट को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी इधर अभी दोबारा रिपोर्ट ये आएगी, ठीक है। तो क्यों बार बार वही फैक्ट याद करें, फिर काम करना है, ठीक है। तो ऐसी त्रैमासिक रिपोर्ट आपको तब याद करनी होती है जब आपका एग्जाम उस महीने के अंदर हो, उस 3 महीने के अंदर हो, ठीक है। तो अभी नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ेंगे। हाँ, इसको देखते हैं आप, ठीक है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, कुछ कैटेगरीज बांधी गई हैं, ठीक है। जैसे, ठीक, कि मोस्ट इंप्रूव एयरपोर्ट कौन सी है, ठीक है, और शॉपिंग के दृष्टि से एयरपोर्ट कौन सी अच्छी है, फैमिली के दृष्टि से कौन सी एयरपोर्ट अच्छी है। तो कुछ मतलब मोस्ट फैमिलियर एयरपोर्ट कौन सी, ऐसी मतलब कुछ एयरपोर्ट्स नामित किए गए हैं और उनमें टॉप एयरपोर्ट्स चुने गए हैं। अब देखिए, कतर का एक एयरपोर्ट है, दोहा में स्थित है वो, उस एयरपोर्ट का नाम है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, हमद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है। इसको, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसको सर्वाधिक यानी विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, ठीक है, ध्यान देना है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इसको घोषित किया गया, ये चीज दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिए आप लोग। इसके बाद से ध्यान देंगे, तुर्की का एक इस्तांबुल हवाई अड्डा है, ठीक है, इसको एयरपोर्ट शॉपिंग या मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट के तौर पे इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तुर्की का इस्तांबुल हवाई अड्डे को मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट के रूप में नामित किया गया है और शॉपिंग के नजरिए से यानी एयरपोर्ट शॉपिंग के तौर पे इसको सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिली हुई है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देंगे, इसके बाद से सिंगापुर का एक चांगी एयरपोर्ट है, ठीक है, इसको सर्विस, स्टाफ सर्विस के नजरिए से इसको टॉप रैंक दिया गया, एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस और एयरपोर्ट डाइनिंग के मतलब नजरिए से इसको चांगी एयरपोर्ट को टॉप रैंकिंग दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो सुमेलित करिए करके क्वेश्चन दे सकता है कि चांगी एयरपोर्ट कहां पे स्थित है, इस्तांबुल हवाई अड्डा कहां पे स्थित है, हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे स्थित है, और दूसरा क्या, उस श्रेणी में कौन टॉप पे है, ठीक है। मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है, शॉपिंग में कौन सा बेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, ऐसे करके आ सकते हैं। हाँ, अब देखिए, अब बात है कि किस एयरपोर्ट ने तुलनात्मक अपनी स्थिति को मजबूत किया, यानी इंप्रूव्ड किसने किया, सर्वाधिक सुधार किसने किया है। तो मोस्ट इंप्रूव्ड करने वाला, ठीक है, जो हवाई अड्डा है
वो कौन सा है, वो रियाद का, ठीक है, ध्यान रखना, रियाद के किंग खालिद हवाई अड्डे, ठीक है, रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, किंग खालिद, ठीक है, रियाद के किंग खालिद जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये सबसे अधिक यानी मोस्ट इंप्रूव करने वाला हवाई अड्डा है। तो ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, रियाद में स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अब थोड़ा भारतीय हवाई अड्डों की हालचाल देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसको सॉर्ट करता हूं, देखिए यहां पे विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों के नाम लिखा है, ठीक है। हमद कतर हो गया, ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए। टोक्यो, इसमें टॉप 10 में 3 जापान के, टॉप 3 में 3 जो है वो जापान के हैं। तो टॉप 10 में 3 हवाई अड्डे जापान के स्थित है। कौन सा है, एक तो आपका टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, एक आपका टोक्यो नरिटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, और एक कंसाई, जापान का कंसाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। ये तीनों जापान के हैं। ये टॉप 3 में 3 ऐसे हैं जो टॉप 10 में स्थित है, ठीक है। भारतीयों का हाल देखेंगे तो शीर्ष 100 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में, तो 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में केवल 4 हवाई अड्डे शामिल हैं, केवल 4, ठीक है। तो इस पे थोड़ा नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ध्यान देना होगा, ताकि इसको प्रमोट करे, टूरिज्म को बढ़ावा तभी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, दिल्ली का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी, उसको 37वीं रैंक मिली है। बेंगलुरु में एक आपका केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, ये भी मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहां स्थित है, तो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। हैदराबाद का जो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहां पे है, 63वीं रैंक है, कहां पे स्थित है, हैदराबाद में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 65वें पे। तो यहां से जो ये मैंने ब्लॉक में रखा है ना, ठीक है, रेड कलर से, और जो मैं ये ग्रीन कलर से रख रहा हूं, ठीक है, यहां से सुमेलित करे का क्वेश्चन आ सकता है, सुमेलित करे का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि यहां से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित करे, मैच द कॉलम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये रैंकिंग याद करना होगा, तो केवल एक का याद करेंगे, दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इसकी 37वीं है, उसके बाद से 61 है, फिर 63 है, फिर 65 है। बाकी जो 3 है वो 61, 63, 65, दो के अंदर पे, एक में 2 जोड़ेंगे 63, 63 में 2 जोड़ेंगे 65, एक याद कर लीजिए 37 बस, ठीक है। अब देखिए हवाई अड्डों में अगर देखेंगे तो एशिया के लेवल पे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है, साउथ एशिया के लेवल पे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट आपका क्या है, इंदिरा गांधी, जिसकी रैंकिंग कितनी है, जिसकी रैंकिंग है 37, ओवरऑल 37 रैंकिंग है, ठीक है। केम्पागोड़ा का जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, ये बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट है, ठीक है। और स्टाफ के नजरिए से एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया या साउथ एशिया, ठीक है, तो वो है आपका राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, ठीक है। ये श्रेणीवार तरीके से साउथ एशिया का स्टडी किया गया है और क्या रैंकिंग है, ठीक है, वो दर्शाया गया है यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट है मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23, जो कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष शशिकांत दास जी हैं, तो उनके द्वारा ये मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 लाया गया। इसमें क्या होता है कि जो ठीक है, मुद्रास्फीति वगैरह को जो कंट्रोल करने की, यानी मार्केट को कंट्रोल करने की जो मात्रात्मक एवं गुणात्मक जो विधियां हैं, ठीक है, उनको उनमें चेंजिंग की जाती है, उनका स्टडी किया जाता है कि कितना है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको याद करने हैं। इसमें मैंने डिटेल में चर्चा इकोनॉमी की क्लास में किया हुआ, तो मुझे बस केवल डाटा बताना है और कुछ नहीं बताना है, ठीक है। LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, इस बार उसमें 50 आधार अंकों में वृद्धि की गई है, यानी 0.50% की वृद्धि की गई है, और अब ये कितना हो गया है, 4.90% हो गया। ये कितना हो गया है, 4.90% हो गया है। तो LAF जो आपका मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 है, उसमें कितनी हो गई है, 4.90%, ठीक है। और अस्थायी जो जमा सुविधा है, यानी जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ठीक है, वो आपकी 4.65 है, और जो MSF है यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो कितनी है आपकी 5.15% है। यहाँ पे देखिए चार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। आरक्षित अनुपातों में जो आपका CRR है और SLR है, SLR आपकी कितनी है, 18% है, और CRR आपका 4.50 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, रेपो रेट कितना है, 4.90 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्तनीय रिवर्स रेपो रेट वो कितनी है आपकी, तो वो आपकी है 3.35, ठीक है। SDFR
ये मैंने बता दिया है। बैंक दर आपका कितना है 5.15 है। एमएसएफ रेट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे देखिए 5.15 है। ये एक बार जो 5-6 डाटा है परसेंटेज वाला, ये आप लोग याद करना है, क्लियर दिमाग रखना है, इसको याद करना है। मैंने इसको केवल डाटा इसलिए बताया, इस पर डिटेल चर्चा मैं इकोनॉमी की क्लासेस में किया हुआ हूँ, ठीक है, इकोनॉमी की क्लास में किया हुआ हूँ, जो आरओ की इकोनॉमी की क्लास मैंने ली है, आरओ एवं बीईओ की, ठीक है, तो वहां पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है जो आपकी एमएस ध्यान देना है, एमएसपी है, ठीक है। इसके बारे में, ठीक है, तो कह रहा है कि जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, अभी क्या है, इसने एमएसपी को की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, ठीक है, एमएसपी की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं इसको। अब एक चीज समझिए आप लोग, क्या क्या रहा है, तो वो ये देखिए, बेसिकली जो खरीफ फसलें थी, ठीक है, उसकी एमएसपी कितनी है वो तय किया गया, देखिए, ठीक है। धान की फसल में ध्यान देंगे 100 रुपए की वृद्धि की गई है। अब कितना हो गया इसका एमएसपी, 20-40 हो गया। ये एक याद करिए आप लोग, 20-40 हो गया, कितना हो गया है 20-40, ठीक है। अब ध्यान देंगे जो ग्रेड ए के धान है उसमें भी 100 रुपए की वृद्धि की गई है, 20-60 हो गया उसका, ठीक है, 20 रुपए ज्यादा है। तो एक सर्वाधिक एमएसपी वृद्धि मैंने जितना स्टडी किया, सबको जोड़ घटा के जितना मेरी सेहत अच्छी मतलब जितनी अच्छी हो उस हिसाब से, तो मुझे लगा कि तिल में सर्वाधिक एमएसपी में वृद्धि की गई है। सर्वाधिक खरीफ फसलों में से तिल में सर्वाधिक वृद्धि की गई है एमएसपी में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, ये डाटा खरीफ फसलों के बारे में है, अर्थात ये फसलें क्या हैं, ये सभी खरीफ फसलें हैं। धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, तिल, कपास, ये सब आपकी खरीफ फसलें हैं। अब आप लोग कमेंट करेंगे खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं, कब बोई जाती हैं, ठीक है। ध्यान देना है कि धान की रोपाई कब होती है, नॉर्मली आपकी जून के करीब में होती है, मई जून के करीब में आपकी धान की रोपाई स्टार्ट हो जाती है। और कटती कब है, तो सितंबर अक्टूबर के करीब में, ये आपकी सितंबर टू अक्टूबर के करीब में ये कटती है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक। अच्छा, ये चीज हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, ये सबसे दमदार रिपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि स्किल दक्षता में पाकिस्तान हमसे आगे है। ये रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस रिपोर्ट को पहली बात तो यही होता है, ठीक है, कोर्सेरा संस्थान, यहां पे देना है, कोर्सेरा इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, जो सर्वाधिक स्किल दक्षता वाले जो राज्य हैं, देश है, उनका नाम है, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, फिर डेनमार्क, फिर इंडोनेशिया, फिर बेल्जियम, फिर सिंगापुर। बेल्जियम में ही आप जहां तक मैं समझ रहा हूं नाटो का आपका मुख्यालय भी स्थित है, ठीक है। नहीं, बेल्जियम में नहीं आपका, ठीक है, बेल्जियम में नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैं ब्रुसेल्स में जहां है क्या शायद, ठीक है, मतलब आप लोग कमेंट कर देंगे नाटो का मुख्यालय कहां पे स्थित है। अभी मैं कल पढ़ाया हूं, हाँ, ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर, ठीक है, ये आप लोग कमेंट कर देंगे, कोई बात नहीं है। बेल्जियम ही है, ठीक है, फिर मैं सही था पहले, ठीक है, इसका मतलब मैं पहले सही था। तो बेल्जियम में ही फिर ईयू का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है, बेल्जियम में ही फिर ईयू का भी हेडक्वार्टर है, क्योंकि दोनों का एक ही पास है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। अभी टीम से मुझे बेल्जियम बोल दिया गया है, ठीक है। ये अब देखिए, तो ये चीज आपको दिमाग रखना है कि शीर्ष कौशल दक्षता वाला राज्य कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, स्विट्जरलैंड है, ये आपको याद रखनी चाहिए। भारत की रैंकिंग कितनी है, 68वीं रैंकिंग है। कौशल दक्षता में भारत की रैंकिंग कितनी है, 68वीं रैंकिंग है। स्किल के ऊपर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस के मेंस में, तो आप लोग ग्लोबल स्किल रिपोर्ट पे जरूर लिखिए बात को, ठीक है। ये रिपोर्ट कहती है, ध्यान देना, ये रिपोर्ट क्या कहती है आप लोग देखेंगे, सूडान लास्ट रैंक पे 102 रैंक पे है, ठीक है, और भारत किस पे, 68वीं रैंक पे है। अब देखिए यहां पे देखिए इस जगह को देखिए, चाइना भी बहुत दूर नहीं है, 52 रैंक पे है, ठीक है, यूएसए 29 रैंक पे है, ठीक। अब यहां पे देखेंगे पाकिस्तान को 64 रैंक मिला है, पाक को 64 रैंक मिला है, और इंडिया को 68 रैंक मिला है, ठीक है, भारत को 68वां रैंक मिला है। तो ये वो रैंकिंग है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग रैंकिंग में पाकिस्तान से पीछे है, पाकिस्तान हमसे 4 पॉइंट आगे है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देख भी लिया है, ऊपर ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब अगला देखते हैं,
अगला है वैश्विक प्रेषण पर, ठीक है, विश्व वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है। रेमिटेंस के ऊपर क्या है, ठीक है, माइग्रेशन एंड रेमिटेंस फ्लो के ऊपर क्या है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती क्या है, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट से रिलेटेड यहां पर लिखी गई है। क्या कह रही है, कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 4.2% की वृद्धि के साथ प्रेषण प्रवाह कितना हो गया, रेमिटेंस का फ्लो कितना हो गया, $630 बिलियन। तो ये $630 बिलियन आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है। हालांकि पिछले वर्ष जो ये रेमिटेंस फ्लो का परसेंटेज ग्रोथ था वो ज्यादा था, 8% के अराउंड था। अभी हम लोग देख लेंगे उसको, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 8.6% था, इस बार 4.2 है। क्यों, बेसिकली जो एशियन कंट्रीज है ना उनका जो लेना देना थोड़ा रसिया से ज्यादा है, ठीक। अब रसिया और यूक्रेन इस वक्त वार में भिड़े हैं, तो इसी की वजह से एक रेमिटेंस फ्लो में कमी आने का पीछे का ये रीजन भी है, ठीक है, ध्यान देना है। जो रसिया चाइना बोल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वार जो चल रहा है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। तो ये हो गया 4.2% की वृद्धि के साथ कितना हो गया, $630 बिलियन हो गया, ध्यान देंगे। अब देखेंगे ये चार्ट, आप लोग देखिए क्या कि 2021 में निम्न मध्यम आय वाले देशों में, ठीक है, शीर्ष जो प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है उनको देखेंगे तो उसमें भारत सर्वाधिक है। भारत देखिए सर्वाधिक है, ठीक है, ध्यान देना है। $89 बिलियन के करीब में भारत को रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, ठीक है, $89 बिलियन के करीब में। भारत के बाद से आपका मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद से आपका कौन है, चाइना है। भारत के बाद से मैक्सिको है, मैक्सिको के बाद से चाइना है, एक तो याद रखिए, ठीक है। लेकिन जब आप यही जीडीपी के प्रतिशत के आधार पर जाते हैं तो लेबनान में सर्वाधिक है, 54%, ठीक है। अब आइए, कह रहा है कि दक्षिण एशिया में, तो भारत जब ओवरऑल ज्यादा है तो दक्षिण एशिया में भी ज्यादा होगा ही। भारत में 89.4% बिलियन का चूंकि रेमिटेंस हुआ है, तो भारत तो दक्षिण एशिया में ज्यादा होगा ही। और यहां पे ध्यान देंगे पाकिस्तान सेकंड पे, बांग्लादेश थर्ड पे, ठीक है। अगर आप लोग दक्षिण एशियाई क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो, ठीक है, ओवरऑल पूछेगा तो भारत, मैक्सिको, चीन, और अगर दक्षिण एशिया पूछेगा तो भारत के पड़ोसी देश भारत के बाद से पाक के बाद से बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान देंगे। जीडीपी परसेंटेज में क्या है, 23.8% है, ठीक है, भारत वाला, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करता देश है, 89.4%, ठीक है। उसके बाद से मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, मिस्र है। ये चीज तो हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया, ठीक है। तो बेसिकली रेमिटेंस फ्लो में यही आपको याद रखना है कि वर्ल्ड स्तर पे भारत टॉप पे है, 89.4% की रेमिटेंस, बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुई है। जीडीपी का कितना हिस्सा है, 23.8%, ठीक है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। और भारत के बाद से मैक्सिको, मैक्सिको के बाद से चीन है, इस दक्षिण एशिया स्तर पे पाक है, पाक के बाद से बांग्लादेश है, ठीक है। और कितनी फ्लो में हुई है, तो 4.2% की लास्ट ईयर से तुलना करने पर वृद्धि हुई है। कितनी हो गई है, तो $630 बिलियन की ये रेमिटेंस का फ्लो हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे अभी खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर अभी क्लास हो गई है, ठीक है। ये क्लास अपलोड कर दी जा रही है। आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।